ऐसे ही वक्त में एक खबर आती है हमसाया मुल्क भारत से, और वो खबर ये है कि मुकेश अंबानी सेज इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 13 फोल्ड टू 40 ट्रिलियन डॉलर्स बाय 2047। बड़ी अहम खबर है। इसकी वजह ये कि पहले इसके ऊपर ये वाली कुछ प्रिडिक्शंस आती रही हैं, ब्लूमबर्ग ने भी इसके ऊपर पब्लिश किया, इसको इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको पब्लिश कर रहा है। इससे पहले मिस्टर अडानी ने ये कहा था कि 2050 तक 30 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा। लेकिन अब मुकेश अंबानी साहब ये फरमा रहे हैं, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वहाँ की, उनकी कैलकुलेशंस ही हैं। वो एक जगह पर मौजूद थे, स्पीच कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज़ लाइकली टू बिकम 40 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, ए 13 फोल्ड जंप फ्रॉम इट्स करंट साइज। अच्छा, इसमें उन्होंने कुछ फैक्टर्स भी बताए। हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उन फैक्टर्स पर बात करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं और उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि उसको देखते हुए फिर हम अपनी इकोनॉमी या हम अपनी सूरत हाल को कंपैरिजन कर सकते हैं, कम से कम देख सकते हैं कि क्या हम भी इन फैक्टर्स पर काम करेंगे, क्या हम भी अगर इन इश्यूज पर काम करेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया ऑलरेडी बन चुका है, यूके को पीछे छोड़ के। अच्छा, कुछ लोग उसमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि उसकी वजह ये है कि यूके ऑलरेडी इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और बड़े एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है। तो ऐसे में जाहिर है कि उसने पीछे रह ही जाना था और किसी ना किसी ने आगे आना था। तो देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर हम इस फैक्टर को ले भी लें कि ये यूके का अच्छा टाइम नहीं है, इस वजह से उसको इंडिया ने क्रॉस कर दिया, लेकिन इंडिया ने ही क्यों क्रॉस किया, किसी और कंट्री ने क्यों नहीं क्रॉस किया? क्योंकि जो तरक्की करने की कोशिशों में होगा आगे, जिसकी एफर्ट्स होंगी वही उसको क्रॉस करेगा ना। हाँ, तो उसके बाद इसका मतलब इंडिया था तो उसने उसको क्रॉस कर लिया। जो पीएम की जो सीट से हटने के बाद उन्होंने क्या इस तरह से पूरा उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाया है? कोई उनके जो जिस तरह से उन्होंने अटैक किया उससे क्या ये पूरी स्ट्रक्चर पूरा कमजोर पड़ा है? कमजोर पड़ा है या नहीं पड़ा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पहली दफा पब्लिक के अंदर इतनी ज्यादा रिजेंटमेंट, इतनी ज्यादा क्या कहते हैं ओपन कॉन्डेमनेशन हमारी आर्मी और हमारे अफसरों की कभी पहले नहीं हुई। तो जाहिर है इससे तो जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल खुश नहीं होगी। और ये इमरान खान, मेरे ख्याल से इमरान खान को भी अब इवेल्युएट करना पड़ेगा कि कैन ही अफोर्ड टू हैव द होल एस्टेब्लिशमेंट अगेंस्ट हिम। मेहल ही हैज गॉन टू द एक्सट्रीम। ऑन द अदर हैंड, अगर वो एक्सट्रीम पे ना जाए तो जो उनकी डिमांड है कि जल्दी जल्दी इलेक्शन करवाओ, वो पूरी नहीं होती। तो इस किस्म की ये कैच 22 है। इसे कहते हैं बैटल ऑफ नर्व्स। कौन पहले घबराता है? जी। मेरे ख्याल से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो इमरान खान को कोशिश करेगी किसी तरीके से अपना आइसोलेट करने की। हम्म। कामयाब होते हैं या नहीं, वी विल हैव टू वेट एंड सी। अच्छा, अभी इमरान खान को जो उनके लॉन्ग मार्च पे हमला हुआ था, अभी वो उस चोट से उबर ही रहे हैं और जिस तरह से वो पीएम अपना पद वापस बहाली उनकी जो जिस तरह से वो उस पे बहाली चाहते हैं, वो अभी इम्पॉसिबल सी नजर आ रही है, जबकि जो जी। चुनाव होने तार साहब, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो रही हैं। एक तो जनरल बाजवा का जो टैक्स रिकॉर्ड है वो लीक कर दिया गया मीडिया को। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने 26 तारीख तक आर्मी चीफ को अपॉइंट करना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो जो है वो टर्की जो है वो पहुंच गए हैं। उधर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक महाज बना रहा है कि जी वो टेरर फाइनेंसिंग का एक जो अदारा है वो बना रहा है, जिसका वो कहता है कि हमने हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में रखना है। ये इस वक्त हमारी जो लड़ाइयां हैं वो तो बड़ी सीरियस हो गई हैं। इंटरनली हम गुत्थम गुत्था हैं। दुनिया, इंडिया ने आज जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया है। आप क्या समझते हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बाद क्या पाकिस्तान की डायरेक्शन तय हो जाएगी, या ये 29 नवंबर को जब बाजवा साहब रिटायर हो जाएंगे तो 30 नवंबर को पाकिस्तान को किसी सिमत में चल पड़ेगा, या कि आप समझते हैं अगले 6-7 माह इलेक्शन तक इसी तरह कंफ्यूजन और क्योस रहेगा? चीमा साहब, इलेक्शन इसका सोल्यूशन नहीं है, ना ही आर्मी चीफ इसका सोल्यूशन है। आपने फरमाया है कि वजीर आजम साहब टर्की जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वेकेशन पे जा रहे हैं।
और इमरान खान अपने हेलीकॉप्टर के लिए एप्लीकेशनें देते फिर रहे हैं कि लैंड मैं इस्लामाबाद में करना चाहता हूँ और मुझे सेफ पैसेज दिया जाए, जिस तरह इस तरह के बाजनिया हर्ज़गोविना में हालत जंग में से सेफ पैसेज दिया जाता है। अनबिलीवेबल, मैं वर्ड सुन के हैरान हो रहा हूँ। अब उसमें मैं 10 चीजें जो है वो खासकर पहले आपके कुछ नजर करना चाहता हूँ, उसके बाद इस सारा एनालिसिस इसके करते हैं। और ये 10 जो चीजें करने लगा मैं बड़े हैवी हार्टेड, शर्मिंदगी के साथ। सबसे पहले तो परवेज लाई साहब ने सुना फैजाबाद पे उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं वहां पे नहीं करूंगा, ये बड़ी एक अजीब सी बात है। मियां साहब की वेकेशन का आपको बताया है। तीसरा ये कि हर इंसान इस वक्त, हर पाकिस्तानी को इस वक्त प्रोजैक की जरूरत है, एंटी डिप्रेसेंट की, क्योंकि समरी आई है, कुछ कहते हैं आ गई है, कुछ कहते हैं चली गई है, कुछ नहीं आई है। बस इस तरीके से है कि पता नहीं शायद जान ही निकल जाए इस समरी के साथ ही। ये हालत इस वक्त हो चुकी पाकिस्तान। मैं कहता हूँ लोग हार्ट अटैक से मरने ना शुरू हो जाए, कितनी एंग्जाइटी है हर पाकिस्तानी में और जो भी अटैच है उसके साथ। फिर मैं 3 करैक्टरों के नाम लेना चाहूंगा कि जो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है, जो इस वक्त पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला, जिनका बहुत इम्पैक्ट हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। 3 नाम। एक बंदा है, उसका नाम है चुमे शाह, जो गुजरात के जो वो शाह साहब हैं, जिन्होंने कहा है कि मुझे नवाज शरीफ साहब ने ड्यूटी लगाई थी कि तुम जाके 2 बंदों को गोली मार दो। उसका निकनेम है चुमे शाह। दूसरा हमारा जो लेजेंड लीडर है उसका नाम मियां मिठू है। और जो तीसरी हमारी खवातीन है, द मोस्ट इन्फ्लुएंस वाली जो खातून है, उसका नाम फराह गोगी है। और उसके बारे में इंकशाफ करना चाहूंगा, वो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है। वो किसी और कंट्री का लेकर पासपोर्ट, तो वो 4 करोड़ रुपए में उन्होंने खरीदा पासपोर्ट, और उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मौजूद है। और उसके बाद जो अगली, मैं इन सारी चीजों के अंदर एक चीज जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक है कि किस तरीके से रूलिंग एलीट अपनी मीटिंग्स कर रही है। जरदारी साहब आ गए हैं, इधर ड्राइंग रूम में मीटिंग है, फलां मीटिंग हो रही है, और ये चीफ आएगा, फलाना चीफ जाएगा, इसने ये किया है, यार ये चकवाल ग्रुप का है, नहीं ये उसका है, ये इसका है। वो सलाबजद खान का बारे में इन्होंने सोचा कभी आई था? कोई नाम लिया किसी ने? इंक्लूडिंग हर पैट्रियाटिक जो आपका जर्नलिस्ट है वो भी नाम उनका भूल चुका है, सलाबजद खान के बारे में। कभी किसी ने महंगाई के बारे में बात की है, जिसकी वजह से यूके के 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए 3 महीनों में? फिर उसके बाद अगली बात देखी जाए तो अलवी साहब के ऊपर शक हो रहा है। उधर से पीटीआई वाले कहते हैं इसने असेंबली रोक लेनी है और उससे एक आर्मी जनरल रिटायर हो जाएगा 27 को, इसने 10 दिन ही होल्ड कर सकता है। वो कस्में उठा रहा है, नहीं जी मैं तौबा, मैं इस तरह का काम क्यों करूंगा। फिर उसके बाद जो 2 चीजें बिल्कुल इस वक्त खत्म हो गई हैं, वो मैं हैरान हूं, घड़ियां भी गुम हो गई हैं। अरशद शरीफ बेचारे का की डेड बॉडी भी गुम हो गई है, उसके ऊपर भी कोई, मेरा मकसद पहले जो खान साहब ने अपने कंधों पे उसका ताबूत उठा के सियासत कर रहे थे, उन्होंने भी वो ताबूत रख दिया नीचे। तो इन सरकार, और मैं अगर देखा जाए, आपने कभी 21st सेंचुरी में किसी ऐसे मुल्क में, किसी दुनिया के मुल्क में जो, और मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, मुल्क तो आपके जैसे कई हैं, कांगो है, जिबूती है, एरिथ्रिया है, इस तरह के कई मुल्क हैं, टूटे फूटे हैं, सोमालिया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके पास यू आर एटॉमिक पावर, आपके बारे में दुनिया आज क्या सोच रही है? 1 सेकंड के लिए मेरा क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से, और मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से, और हर जो रूलिंग एलीट है, मेरा उनसे क्वेश्चन है, आज दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है? और आपको मैं मजे की बात बताना चाहूँ, जब दुनिया के बारे में फॉरेन पॉलिसी की बात करता हूँ चीमा साहब, 1 महीना हो चुका है, आपका फॉरेन सेक्रेटरी कोई नहीं। द मोस्ट सेंसिटिव इशू फॉरेन पॉलिसी किसी की क्या होनी है जब फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद नहीं है, पंजाब का चीफ सेक्रेटरी मौजूद नहीं है, आईजी भाग चुका है। तो इन सर्कमस्टांस, कभी आपने सोचा है कि दुनिया आपको किस लेंस से देख रही है? किस लेंस से भारत आपको मैं तो खैर मैं कहता हूं, मैंने तो अब बिल्कुल भारत के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दिया। उसकी वजह यह है, अब आपका कंपैरिजन अफगानिस्तान और सोमालिया से हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल में अफगानिस्तान भी इस वक्त तालिबान ने जिहाद का काम छोड़ दिया है, आपने उसका ठेका ले लिया। किस तरह पाकिस्तान ने जाहिलों की एक फौज तैयार की है, इस हवाले से कुछ खबरें हैं। शुरू करते हैं जनरल बाजवा से। अजीज दोस्तों, जनरल बाजवा के हवाले से, उसकी फैमिली की फॉर्च्यून्स के हवाले से, अहमद नूरानी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं,
उन्होंने ये अक्सर इस तरह की रिपोर्ट्स निकालते हैं और काफ़ी मुश्किलात में भी रहते हैं। इन्होंने अभी एक रिपोर्ट निकाली है जिसकी कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब से आर्मी चीफ बना है 6 साल में इसकी फैमिली कैसे बिलियनर हो गई। कुछ इनकी करप्शन के हवाले से चीज़ें हैं कि एक लड़की है महानूर, उसकी शादी होती है जनरल कमर बाजवा के बेटे साद के साथ। शादी से पहले ये लड़की की कोई ख़ास प्रॉपर्टी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन शादी से 9 दिन पहले DHA गुजरांवाला में 8 प्लॉट की मालिक बन जाती है। और जनरल बाजवा की बीवी DHA लाहौर के फेज़ 4 और फेज़ 6 में 2 कमर्शियल प्लाजों की इस वक्त मालिक बनी जब चीफ ऑफ आर्मी बाजवा था। इसके अलावा 2019 में पाकिस्तान से बाहर बिलियंस ऑफ रुपीस के फंड्स बाहर भेजे इलीगली। दुबई में कई जायदादें खरीदी बाजवा की बीवी और फैमिली ने। बाजवा की बीवी के $US बैंक अकाउंट में $5 लाख पड़े हैं। बाजवा की बहू महानूर 4 बहनें हैं और चारों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन बाजवा के घर में शादी करके आने से इसकी ये अरबोपति हो गई है, बिलियनर हो गई है और कई प्रॉपर्टियां इसके पास मौजूद हैं। 2019 से पहले बाजवा की बीवी टैक्स पेयर नहीं थी पाकिस्तान में, कहीं इसकी कोई इनकम नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था। अचानक इतना पैसा कहाँ से आया? एक इतने बूढ़े आदमी की बीवी भी बूढ़ी है, तो कहाँ से इतनी जायदादें? कौन सा ऐसा कारोबार किया कि पाकिस्तान में लोग कंगले हो रहे हैं और ये अरबपति हो रहे हैं? FBR के रिकॉर्ड से पता चला है कि जनरल बाजवा की बीवी को अपने एसेट्स छुपाने के लिए कई बार वार्निंग दी गई। फैक्ट फॉक्स, जो कि अहमद नूरानी और फैक्ट फॉक्स ये सारी चीज़ें लेके आए हैं, इसके बारे में कह रहे हैं कि मज़ीद रिपोर्ट भी करेंगे।